इकोनॉमिक फोरम की जो रिपोर्ट आई थी पाकिस्तान के हवाले से, ग्लोबल जेंडर गैप के हवाले से, मैंने उसके ऊपर ये मोशन डाला था। लेकिन अफसोस इस बात का है कि आज और जिस इशू पे आज जिससे मैं शुरू करूंगी वो बलूचिस्तान का ही इशू है, जहां डिगारी में एक खातून और एक मर्द को गोलियां मार के उनको कत्ल कर दिया गया और उसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा मुझे थोड़ा सा अफसोस हमारे अपने ही ऐवान के हमारे चीफ मिनिस्टर साहब थे, जो उन्होंने उनके बारे में कहा, उससे भी हमें बहुत तकलीफ़ हुई। बात यह है जी कि इस हमारा मुल्क और ये दुनिया, इसमें आधी पॉपुलेशन मर्दों की है, आधी औरतों की है, और मर्द इस दुनिया में औरत के ही जिस्म से आते हैं। सो मकसद ये है कि औरतों के हकूक़ अगर आप पामाल करेंगे तो फिर कहाँ का इंसाफ और कहाँ की आपकी आइनी और कानूनी हैसियत। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 25 पूरी तरह से ख़वातीन को ये राइट देता है कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ना हो। आर्टिकल 38 इकोनॉमिक हवाले से भी ख़वातीन के ख़िलाफ़ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को बुरा समझता है। लेकिन प्रैक्टिकली हम क्या देखते हैं? प्रैक्टिकली हम ये देखते हैं कि इस ना तो ख़वातीन को इकोनॉमिक तरीके से, ना सियासी तरीके से, ना किसी और, ना कानूनी तरीके से ख़वातीन को उनके जायज़ हकूक़ नहीं दिए जाते। अभी जो बलूचिस्तान में हुआ है सर, इसकी जितनी शदीद अल्फाज में मज़म्मत की जाए वो कम है। और ये एक इशू है जो वायरल हुई वीडियो, और ये काफ़ी दिन पुराना इशू है, लेकिन इस किस्म के इश्यूज़ रोज़ाना होते हैं। और उन खातून के दिल में क्या गुजर रहा होगा जब उन्होंने उन लोगों से कहा जो उनको लेके गए, और उन्होंने कहा मुझे हाथ ना लगाना, गोली मार दो लेकिन हाथ ना लगाना। आप सोचिए, इतनी गैर तहफ़्फ़ुज़, इतना हमारा मुआशरा, जो हमारे भाई, हमारे वालदैन, हमारे खामंद, हमारे बेटे जिसमें हैं, ऐसे मुआशरे में इतनी एक खातून जो बकौल हमारे चीफ मिनिस्टर साहब के 5 बच्चों की माँ है, वो इतनी अपने आप को गैर महफूज समझती है कि उसने कहा हाथ ना लगाना। ये क्या है? और क्यों इसके ऊपर ह्यूमन राइट्स कमीशन ने एक्शन नहीं लिया? क्यों इसके ऊपर वावेला नहीं हुआ? क्यों इसके ऊपर शोर नहीं हुआ? क्यों इसके ऊपर इसको आराम से चलाया जा रहा है? मेरे ख्याल में तो सेनेट में आज सबसे पहला इशू ये रेज होना चाहिए था। 50% 24 करोड़ अवाम में से ख़वातीन है सर, और सेनेट में और हमारी पॉलिटिकल स्पेस में सर सिर्फ 17% ख़वातीन को जगह दी जाती है, जबकि हमारा हक 50% का है। और सर हालात ये हैं कि ख़वातीन को ना तो जॉब्स दी जाती हैं। पाकिस्तान का जो फीमेल वर्क फोर्स है 20 से 25% है, जो कि दुनिया में एक इंतहाई लो फिगर है। कायदे आज़म ने भी फरमाया था कि जब तक ख़वातीन मर्दों के शाना बशाना काम नहीं करेंगी, ये मुल्क तरक्की नहीं करेगा, और कोई दुनिया का मुल्क तरक्की कर नहीं सका। हमारे हमसाये में हिंदुस्तान है, वहाँ पर आप देखिए, और मुस्लिम ममालिक में आप देखिए, इंडोनेशिया में देखिए, मलेशिया में देखिए, कतर, हमारे जो अरब ममालिक हैं वहाँ भी देखिए, अब तो सऊदी अरेबिया में इतनी आज़ादी हो गई है। तो हमें क्या मुश्किल है? और इसके ऊपर जब तक कि सीरियसली गवर्नमेंट इसको टेकअप नहीं करेगी, मुझे तो आज इस बात का भी पता नहीं है कि कौन सी मिनिस्ट्री इसको रिस्पॉन्सिबल है और कौन आज जवाब देंगे। सर ह्यूमन राइट्स, सर आप तो बहुत अच्छे हैं, बाकी लोग भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन सर काम हम नहीं देखते कि कुछ होता है। वो तो सर आप बात करेंगे। सर सीडॉ के हम रैटिफाई हमने किया हुआ है, SDGs की हम बड़ी आवाज़ें उठाते हैं सर, SDG 5 वो भी इसकी हम रैटिफाई, ज़बानी कलामी सब कुछ होता है, लेकिन सर प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं है। ख़वातीन को इतना तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। हमारे ऑनरेबल सेनेटर परवेज़ रशीद साहब ने उस दिन बड़ी अच्छी बात की कि इतनी गैर महफूज हैं ख़वातीन हमारे माशरे में कि वो अपने ऊपर कई लिबादे पहनती हैं, दुपट्टे, चादरें, क्या कुछ नहीं, अपने आप को महफूज करने के लिए हमें करना पड़ता है। तो ये कैसा माशरा है सर, जहाँ पे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़ारों और लाखों और करोड़ों दरूद उन पे, उन्होंने जिस तरह से ख़वातीन को आज़ादी दी, उन्होंने अपने से 15 साल बड़ी खातून हज़रत खदीजतुल कुबरा से शादी की रज़ी अल्लाह अन्हो,
और किस तरह से उन्होंने किफ़ालत की इस्लाम की, यानी कि वो इतनी अमीर औरत थी और आखिर में जब उनकी अपनी बेटी की शादी हुई हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा, तो उनके पास देने के लिए सिर्फ़ एक चादर थी। तो आप सोचें, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, और पहली मुसलमान हज़रत अली से भी पहले मुसलमान हज़रत खदीजतुल कुबरा हुई, और हम तो उनका ज़िक्र भी नहीं करते और मुझे इस बात की बहुत रंजिश होती है। तो बात यह है कि ख़वातीन, हम माएँ हैं, हम बहनें हैं, हम बेटियां हैं, और हम अपना इज़्ज़त वाला मकाम चाहती हैं, हम एक महफूज मकाम चाहते हैं, हम इस मुल्क में शाना बशाना काम करना चाहते हैं, और हमें ये एम्पावरमेंट जब तक हमारी हुकूमत इस हवाले से हमारे साथ खड़ी नहीं होगी तब तक ये नहीं मिल सकता। तो इस हवाले से मेरी 2-3 सेनेट के हाउस से चेयरमैन साहब, डिप्टी चेयरमैन साहब, आपके तवस्सुत से 2-3 मेरी रिक्वेस्ट हैं। सबसे पहले तो ये है सर कि एक मैंने सुना है कि कोई जेंडर पैरिटी के ऊपर कोई पार्लिमानी कमेटी बनी है, उसमें हम जैसे नाचीज़ लोगों को भी डाला जाए। दूसरी बात ये सर कि हमें एक एनुअल रिपोर्ट चाहिए जेंडर पैरिटी के ऊपर इस ऐवान में, और हमें एक फ्रेमवर्क चाहिए कि क्या फ्रेमवर्क बनाया जा रहा है जेंडर पैरिटी के हवाले से हमारे मुल्क में इस वक्त, क्योंकि GSP प्लस से लेकर आपके ह्यूमन राइट्स कमीशंस की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जब हमारे अफसरान इंटरनेशनल फोरम्स पे जाते हैं तो वहाँ बहुत मार पड़ती है, और उस सिर्फ कागजी कार्रवाई से वो मार नहीं ख़त्म होगी, हमें कोई प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने पड़ेंगे। हमारा हैरेसमेंट पे बिल आया, हमारा एसिड थ्रोइंग पे बिल आए, हमारे रेप के ऊपर बिल आए, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उन पे किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं हुआ। तो हमें एक फ्रेमवर्क चाहिए, एक नेशनल फ्रेमवर्क, जिसमें कि जेंडर पैरिटी को और जेंडर इक्वालिटी को एड्रेस किया जाए। हमें एक एनुअल रिपोर्ट चाहिए, और हमें प्लानिंग कमीशन से एक ऑनगोइंग प्रोग्राम चाहिए कि किस तरह से ये सब चीज़ें अचीव होंगी। और सर, हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि पार्लियामेंट में, सेनेट और नेशनल असेंबली में से आप उन लोगों को लेके जाएं जो इन चीज़ों पे कुछ बात कर सकें, और जो कोई सैर हासिल हम किसी डायरेक्शन में इसको लेके जा सकें, क्योंकि जो अभी बलूचिस्तान में ये एक वाक़या सामने आया है, इस तरह के रोज़ वाक़े होते हैं और हमारा दिल छलनी होता है ये सब सुन के। बहुत शुक्रिया डिप्टी साहब, बहुत बड़ी मेहरबानी। जी अपना सेनेटर जी आप माइक खोल दें अपने। जी आप डॉक्टर जरका साहब माइक खोल कर आप स्पीकिंग नाउ, प्लीज सेनेटर साहब, हो गई माजरत कर ली उन्होंने। जी मसरूर हसन साहब माजरत कर लिया उसने, नहीं वो सही चाह रहे थे, माजरत हो गई। शुक्रिया।